हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर चल रहा था बच्चों फेज इक्विलिब्रियम। उसमें पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था फेज डायग्राम ऑफ CO2 और H2O, मतलब वन कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, आज हमें इक्वेशन प्रूफ करनी है बच्चों, एक जिसको हम बोलते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्लैपेरॉन इक्वेशन। उसी में तो मॉडिफिकेशन की गई थी, उसको बोला गया था क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। मतलब ये साइंटिस्ट थे क्लैपेरॉन जिन्होंने इक्वेशन दी है। अब ध्यान से समझिए। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, क्या बदलना है बच्चों? आपको फेज बदलना है। फेज क्या है? जैसे कि आपके पास सॉलिड हो गया या आपके पास लिक्विड हो गया, आपको क्या करना है? उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। सॉलिड से आपको किसकी तरफ जाना है बच्चों? लिक्विड की तरफ जाना है। ठीक है, लिक्विड से आपको वेपर बनाने हैं। तो यही क्या है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। अब कंडीशन देखिए कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान होता क्या है बच्चों कि ना तो टेम्परेचर बदलता है और ना ही प्रेशर बदलता है। ठीक है, अब इसको समझिएगा। आपने ये 9th क्लास में सीखा था, तब आपने लेटेंट हीट को पढ़ा था। वहाँ क्या पढ़ा था हमने कि अगर हम क्या करते हैं कि आप किसी चीज़ को बॉयल कर रहे हैं, तब उस चीज़ का जो टेम्परेचर है बच्चों वो 100 डिग्री पहुँच जाता है, पानी है, और वो बॉयल होना स्टार्ट करता है। तो होता क्या है बॉयलिंग में कि पानी, अब हीटिंग तो रेगुलर चल रही है, मतलब हीट तो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, पर 100 से ऊपर उसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जितनी एनर्जी जा रही है वो किस में जा रही है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। मतलब टेम्परेचर जो है वो अभी कांस्टेंट। फेज जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है बच्चों, उसके दौरान टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या रहेंगे बच्चों? कांस्टेंट रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो वहीं पे अगर बच्चों टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेंगे, तो जो केमिकल पोटेंशियल है, जो म्यू है, वो भी क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? केमिकल पोटेंशियल को। किसको बच्चों? केमिकल पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो केमिकल पोटेंशियल है वो भी क्या रहता है? कांस्टेंट। अब आपने सुना होगा कि जो मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है, क्या है बच्चों? मोलर गिब्स फ्री एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों? केमिकल पोटेंशियल बोला जाता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई ना कि जो केमिकल पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए कि अगर आपको जी लिखना है, क्या लिखना है बच्चों? जी को अगर लिखना है तो जी लिखा जाता है थर्मोडायनेमिक्स में जी इज इक्वल टू VdP माइनस SdT। ऐसा इसको किस में लिखा जाता है बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स में जो जी है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है, उसको VdP माइनस SdT लिखा जाता है। ठीक है, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, तब आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी। ठीक है, अब देखिए कि एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर मान लीजिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अगर ठीक है तब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, पर अगर थोड़ा सा मैं टेम्परेचर चेंज करके देखूं, थोड़ा सा प्रेशर चेंज करके देखूं, तो क्या होगा? अपने आप से आप एक्सटर्नली क्या करना चाह रहे हैं कि मैं या तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं या तो मैं प्रेशर बढ़ाऊं। तो आपको पता है ना कि देखो, पहले तो आप ये लिखोगे पहली इक्वेशन तो कि भाई जो आपके पास क्या है, जो आपके पास बच्चों क्या रहेगी? केमिकल पोटेंशियल। आपके पास दो चीज़ें हैं, एक लिक्विड से आप मान लीजिए वेपर में जा रहे हैं, या आप सॉलिड से किसकी तरफ जा रहे हैं बच्चों? लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप फेज को। तो आप ये लिखेंगे कि जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉलिड है इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ लिक्विड। ठीक है, दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है वहाँ पे, है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि मैं यूँ कह रही हूँ कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करो और प्रेशर चेंज करो। मैं नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने करके देखा, तो वहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर स्लाइटली बदले तो वहाँ पे जो केमिकल पोटेंशियल है वो भी बदलेगा। मतलब जो आपके पास था बच्चों, जो केमिकल पोटेंशियल था सॉलिड का, प्लस में अब उसमें थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा स्मॉल चेंज के लिए हमने ये डी लिखा है। वो किसके बराबर होगा बच्चों? आप लिखेंगे म्यू लिक्विड, मतलब पोटेंशियल ऑफ किसका? लिक्विड का। प्लस में आप क्या लिखेंगे? थोड़ा सा जो अभी बदलेगा किसमें? लिक्विड वाले में भी चेंज होगा केमिकल पोटेंशियल, है ना। तो आप ये कहेंगे पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बराबर हैं, तो आप इन दोनों को कट कर सकते हैं, है ना। और मैंने अभी बताया आपको कि जो मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है वो केमिकल पोटेंशियल के बराबर है, और गिब्स फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? VdP माइनस SdT। अब ध्यान से समझिएगा आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको अब बच्चों
जो म्यू है, म्यू और जी बराबर है ना, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी और जो म्यू है वो बराबर हैं। तो अब आपको करना क्या बच्चों, ये जो अपने पास डी जो म्यू सॉलिड है इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, डी म्यू लिक्विड। अब आप ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पुट कर सकते हैं। बोलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे, क्या लिखोगे? और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मोलर रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? मोलर, क्योंकि गिब्स फ्री जो मोलर वाली है वो वाली पोटेंशियल के बराबर होती है। ठीक है, तो अभी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे लिख देंगे कि वी डी पी, क्या बच्चों, वी डी पी माइनस एस डी टी। और ये किसका है बच्चों? ये है, ये मोलर वाली है, मतलब वॉल्यूम भी मोलर रहेगी और आपकी एंट्रोपी भी ये क्या रहने वाली है, मोलर रहने वाली है। ठीक है, ये हमने किसका लिखा है, सॉलिड के लिए, ध्यान रखिए किसका है बच्चों, ये आप लिखेंगे कि ये वी मोलर हो गया और ये किसकी है, सॉलिड की। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है ना। फिर आपको क्या करना है कि ये किसके बराबर रहेगी, इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगी बच्चों, फिर से लिखो, ये वी डी पी है पर ये किसका है, ये लिक्विड के लिए है ना। और माइनस में क्या है बच्चों, एस डी टी मोलर वाली है और किसकी है, लिक्विड की। अब क्या करना है कि वॉल्यूम वाली टर्म एक साथ लिख लो, वॉल्यूम वाली टर्म एक साथ लिख लो और जो एंट्रोपी की टर्म है वो एक साथ लिख लो। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि इक्वेशन आप करोगे तो रीअरेंज करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो अगर उसको आपको प्लस बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं सीधा इक्वेशन लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, लिक्विड वाली वॉल्यूम में से सॉलिड को माइनस किया है, लिक्विड से किसको किया है, सॉलिड को माइनस किया, और यहाँ पे भी ऐसे ही एंट्रोपी के साथ किया है ना। अगर देखो माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम आएगा, क्योंकि लिक्विड में से आप वॉल्यूम माइनस कर रहे हैं सॉलिड की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा वी, आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी, यहाँ पे लिखेंगे। और ये क्या रहेगा बच्चों, डी पी, मतलब प्रेशर रहेगा। ठीक है, हम क्या ले आए थे, वॉल्यूम वाली टर्म को हम इधर ले आए थे और ये वाली जो एंट्रोपी की टर्म है वो इधर ले गए थे, ये हमने किया है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास, ये बच जाएगा डेल्टा एस, एंट्रोपी है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, डी टी। इतनी बात क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब आप क्या करेंगे बच्चों, जो ये डेल्टा वी है ये यहाँ ले जाएंगे डेल्टा एस के पास इधर। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सब मोलर है, ये भी मोलर है और ये भी मोलर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा एस मोलर और ये डेल्टा वी मोलर, और टी को, ये जो डेल्टा जो डी टी है उसको नीचे ले आइए, मतलब डी पी बाय डी टी। तो अपने पास क्या आ गया बच्चों, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस एम बाय डेल्टा वी एम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। वैसे यही कौन सी इक्वेशन है बच्चों, क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब आप देखो बच्चों, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को, एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, आपको पता है, क्यू बाय क्या होता है यहाँ पे, टी। ये हीट है और ये टेम्परेचर है। हमने बोला कि ये जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हो रहा है। ठीक है, तभी हम इसको बता रहे हैं सारा सब कुछ। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान तो टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो जो क्या होता है, क्यूपी होता है, मतलब हीट जो ट्रांसफ़र होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको क्या लिखा जाता है बच्चों, डेल्टा एच, सबको याद होगा। अगर ये हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो इसको क्या लिखते, यू, इंटरनल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे अभी, एच, क्या लिख दोगे, ये एच लिखोगे और बाय में क्या लिख दोगे बच्चों, टी। तो इस डेल्टा एस की जगह पे, इस डेल्टा एस की जगह पे क्या हम ये वाली इक्वेशन पुट कर दें बच्चों, कर दे, चलो अभी करो। तो आपके पास क्या है, देखो डेल्टा, ये आपके पास डीपी है, सॉरी क्या है, डीपी बाई डी इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एच, और बाय में क्या लिख दोगे नीचे, ये टी है आपके पास। ठीक है, और चेंज क्या है बच्चों, नीचे पहले ही वॉल्यूम था। ठीक है, डेल्टा वी एम। तो ये भी कौन सी इक्वेशन है बच्चों, क्लैपेरॉन इक्वेशन है। कौन सी है, क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये वाली भी और ये वाली भी। समझ गए, यहाँ पे सिर्फ मैंने जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू पुट की है और सब कुछ सेम है। तो बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। हमने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल सी बात थी कि वही जो डेल्टा जी है वो किसके, जो मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है वो केमिकल पोटेंशियल के बराबर होता है। हमने सिर्फ उसी की वैल्यू पुट की है ना। आप सबको समझ में आ गया होगा।
अब हमें देखना है बच्चों कि अगर क्या होता है कि लिक्विड कन्वर्ट हो बच्चों किसमें, वेपर में, ठीक है, या फिर सॉलिड कन्वर्ट हो सीधा वेपर में। बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन। अभी पीछे जो डेरिवेशन की हमने वो किसके लिए की कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है बच्चों किसमें, लिक्विड में। बात समझ में आई है। अब जो ये हम केस ले रहे हैं जो क्लोसियस क्लैपेरॉन ने बताया था, ठीक है, क्लोसियस ने इस बारे में बताया था कि अगर आप लिक्विड और जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, या सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है बच्चों वेपर में, मतलब जो प्रोसेस है कौन सा, वेपराइजेशन का, और जो प्रोसेस है सब्लिमेशन का। अभी ध्यान से देखिएगा कि अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको ये पता है ना कि वेपर की जो वॉल्यूम होती है, बच्चों वो बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू लिक्विड, है ना। आप कैसे लिखोगे इसको, आप अगर वॉल्यूम चेंज निकालोगे तो आप क्या लिखते हो कि V फाइनल माइनस में V इनिशियल। तो V फाइनल क्या है कि जो वॉल्यूम होगी वेपर की माइनस में जो वॉल्यूम होगी बच्चों लिक्विड की। तो मैंने क्या बोला कि वेपर की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू किसके, लिक्विड के। तो क्या हम इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दें, कर सकते हैं, बोलिए। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ वॉल्यूम बची वेपर की। तो वॉल्यूम आप देखिए यहाँ पे मतलब ये आइडियल केस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बच्चों, आइडियल केस की तरह। तो आप देखिए क्या लिखते हो आइडियल इक्वेशन को, PV = nRT, ठीक है। मान लीजिए 1 मोल के लिए लिख रहे हैं तो n 1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम की आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इस P को नीचे ले जाइए तो RT/P आ जाएगा। आपके पास वॉल्यूम क्या आ गई है बच्चों, RT/P आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है कि तब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, यहाँ भी वेपर आ रहा है, तो सॉलिड के कंपैरिजन में तो वॉल्यूम जो वेपर की होगी वो बहुत बहुत ज़्यादा होगी। तो सॉलिड की वॉल्यूम तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे जो वॉल्यूम आ गई है बच्चों वो क्या आ जाएगी, फिर से आइडियल के जैसे हम बिहेव कराएंगे इसको, तो RT/P। ये कब लगेगा, सब्लिमेशन में और वेपराइजेशन में। और कब, तब आप मानेंगे कि ये आइडियल के जैसे बिहेव कर रहा है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा काम और करना है कि इस वॉल्यूम को कहाँ पे पुट कर दोगे, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट बच्चों। आप इस वॉल्यूम को यहाँ पुट कर दीजिए, कौन सी इक्वेशन में, या तो यहाँ पुट कर लीजिए, ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पुट कर लीजिए, ठीक है। आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, आप dP/dt लिख रहे हैं यहाँ पे, dP/dt = आपके पास क्या है, ये ΔSm है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह पे आप क्या लिख देंगे बच्चों, ये RT, और ऊपर कौन चला जाएगा बच्चों, P, है ना। या फिर आप इसको कहाँ पुट कर सकते हैं, इस दूसरी वाली इक्वेशन में। इस पे क्या लिखेंगे, dP/, यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, dt = यहाँ पे लिखेंगे ΔH, और T पहले से एक है ही यहाँ पे, और वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख देंगे, RT, और ऊपर क्या चला जाएगा बच्चों, P चला जाएगा, है ना। तो क्या इसको T² लिख दें, इसको T², क्योंकि एक T ये रहा, एक T ये रहा, तो इसको क्या लिख देंगे, अभी आप लिख देंगे dP/dt तो रहेगा ही, dP/dt = आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ΔH, ठीक है, और ऊपर क्या चला गया है, P, और इसको क्या लिख देंगे, RT², ठीक है। या तो आपको थोड़ा अजीब लगे तो यहाँ पे P ΔH ऐसे याद कर लें, ठीक है बच्चों। आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई है, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। इतना आपको समझ में आया है तो और ये बताइए किस चीज़ के लिए है, बहुत अच्छे से अंडरलाइन और नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। वेपर, वेपराइजेशन, और किसके लिए बच्चों, सब्लिमेशन के लिए, और कहीं एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहाँ कब लगती है, तब वो किस में हो, वेपर वेपराइजेशन सिस्टम हो, और कौन सा हो, सब्लिमेशन। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। करना क्या है, इस प्रेशर को यहाँ ले जाइए, और इस टेम्परेचर जो dt है इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, dP/P आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे क्या, ये आपके पास है ΔH, और यहाँ पे है RT², और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, dt, ठीक है। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन। तो कर दीजिए दोनों साइड,
ठीक है, कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप लिखेंगे T1 से T2, ये हमने क्या लगाई है, लिमिट लगाई है, और ये क्या आ जाएगी बच्चों, प्रेशर की आ जाएगी, इसको क्या लिख दोगे P1 और ये क्या लिख दोगे P2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए भाई dx/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होता है बच्चों, ln ऑफ x होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ln ऑफ किसका, P का, ठीक है, प्रेशर का। तो लिमिट क्या रह जाएंगी, हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा P1 और ये क्या आ जाएगा बच्चों P2। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है ये जो नेक्स्ट है। अब जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा H को और R को क्या है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। तो ये आ जाएगा बच्चों डेल्टा H और ये क्या है नीचे R, ये बाहर आ गया है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, ये T1 है और ये लिमिट है। अब आपको इंटीग्रेशन अगर आपको पता हो dt/RT² का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों -1/t। क्या होता है, -1/t। तो यहाँ पे पुट करिए, क्या आ जाएगा, -1/t यह है। अब आपको क्या करना है, लिमिट को पीछे ले जाइए, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व हो गया ना इंटीग्रेशन, तो लिमिट को यहाँ से हटा करके और पीछे लगा दीजिए। तो ये था ln ऑफ p। अब करना क्या होता है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व आपने किया तो आप क्या करते हैं, अपर लिमिट ये है, माइनस में लोअर लिमिट, तो ln p2 माइनस में ln p1 इतना आया। और जो भी चीज़ किस में होती है, ln में, अगर वो माइनस में है तो वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जो माइनस है वो डिवीज़न बन जाता है, और प्लस होता है तो बच्चों वो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या है, माइनस में है तो इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, ln आप इधर लिख दीजिए और ये क्या लिख देंगे, P2/P1। समझ गए, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है। इज इक्वल टू क्या है बच्चों, अब अपने पास है ये डेल्टा H तो बाहर था ही, और इस माइनस को बाहर ले लीजिए, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास, डेल्टा H/R क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा H/R, और लिमिट अपने पास क्या है, ये है 1/t है, और पीछे T2 और ये क्या है T1। अब फिर से वही करिए, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो क्या करेंगे, माइनस H और ये R है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आप लिखेंगे T2 और माइनस में 1/T1। ठीक है, तो आपके पास ऑल ओवर क्या इक्वेशन आ गई, यहाँ लिखिए ln ये है P2/P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H/R, और ये क्या है बच्चों, T2 माइनस 1/T1। यही क्या है बच्चों, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। पर ये कहाँ पे है, सिर्फ किसके लिए होती है बच्चों, बताओ मुझे, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन के लिए। ठीक है, आप इस माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इस यहाँ ले आना, इसको वहाँ ले जाना। ठीक है, माइनस को प्लस में करना आपको आता होगा। तो ये थी एक क्लैपेरॉन इक्वेशन थी। क्लैपेरॉन इक्वेशन का स्पेशल केस ही क्या होता है बच्चों, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, जो कि हमने क्या माना कि तब आप वेपर की वॉल्यूम को आइडियल के जैसे बिहेव कराते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो यही